आज के हिंदुस्तान टाइम्स में ये एक बहुत अच्छा और आर्टिकल आया है। हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प चिल्ड्रन टैकल एग्जामिनेशन स्ट्रेस। बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये देखा गया है कि जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे हम लोग पढ़े स्कूल में, कॉलेज में, और इवन पेरेंट्स बच्चों को ये नहीं बता पाते कि पढ़ना कैसे है। बच्चों को कहते रहते हैं पढ़ो, बच्चों को कहते रहते हैं स्ट्रेस मत करो, बच्चों को कहते हैं एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, रेस्ट भी करो, मेडिटेशन भी करो, स्ट्रेस मत करो। लेकिन पढ़ो कैसे, ये कोई भी अनफॉर्चुनेटली उनके लिए कोई टेलर मेड या ऐसे कोई बेसिक और नहीं बनाया हुआ कि जिसको बच्चे उस हिसाब से पढ़ें। सब बच्चे अपने अपने ढंग से शेड्यूल बना लेते हैं और कोई ऐसा साइंटिफिक स्कूल में, कॉलेज में उनको सिस्टम बना के नहीं दिया जाता है। तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये हमें इस चीज़ पे हम टैकल करें। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, एक एक बुक है, हाउ टू स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन विदाउट फियर एंड स्ट्रेस। तो ये जो बुक है, इसके अंदर और सिस्टमेटिक स्टडी के बारे में और एग्जामिनेशंस को कैसे हैंडल करना है इसके बारे में, जिससे स्ट्रेसेस ना आए, दिया गया है। तो ये जो है, ये इस समस्या को हेल्प करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा, जिससे कि बच्चे भी स्ट्रेस फ्री और, और टेंशन फ्री हो सकेंगे, और पेरेंट्स को भी जो इक्वली स्ट्रेस रहते हैं बच्चों के एग्जामिनेशन के टाइम में, पढ़ाई के टाइम में, वो भी स्ट्रेस फ्री रह सकेंगे। तो इसमें बेसिकली जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, वो बेसिक जो चीज़ समझाई गई है वो ये है कि जब भी बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है, मान लीजिए 2 दिन बाद कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम है या अभी प्रिपरेटरी लीव चल रही है, तो जैसे भी उनका वो सिचुएशन है, तो जो भी वो पढ़ रहे हैं उस सारे टॉपिक्स की पहले तो लिस्ट बनाएं। तो फर्स्ट स्टेज इज़ लिस्टिंग। सेकेंड स्टेज इज़ उस लिस्ट के बाद उसके राइट हैंड साइड में फिर लिखते चलो कि सबसे पहले कौन सा टॉपिक करना है, फिर कौन सा, यानी 1 2 3 4 करके प्रायोरिटीज डालो, क्योंकि कोई चीज़ सबसे पहले पढ़ी जाएगी, फिर सेकंड एग्जामिनेशन में जब प्रिपेयर करेंगे तो वो उसको हमें प्रायोरिटी नंबर देना है। और थर्ड स्टेज, फाइनल स्टेज क्या है, अप टू बनाना है। उसको मैंने बोला है अप टू शेड्यूल। तो अप टू में ये बनाया गया है कि जैसे मान लीजिए आप जो है स्कूल से 2 बजे आए हो और फिर आपके जो है प्रिपरेटरी लीव शुरू हो गई हैं, तो आपने जो है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट बनाओगे पहले तो, क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं या 7 सब्जेक्ट हैं, और इतने आपका 8-10 दिन या 12 दिन या 15 दिन जो है प्रिपरेटरी लीव्स हैं। तो पहली चीज़ तो आप जो है जो चीज़ें करनी है वो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट्स करने हैं। तो आप पहले सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाओगे, यानी मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो बनाने के बाद सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करोगे, लिखोगे, उसकी प्रायोरिटी दोगे, यानी 1 2 3 4 करके प्रायोरिटी दोगे। और फिर क्या दोगे, अप टू। तो वो डेट्स जो आप रजिस्टर में लिखोगे, यानी आज की डेट भी डाल दो, कल की, परसों की, तो जब तक प्रिपरेटरी लीव्स हैं, और एग्जामिनेशन से 3 दिन पहले जैसे भी समय हो वो आपने फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए डालना है। तो उसमें फिर अब आप जो डालेंगे अप टू में कि भी मुझे जो है ये डेज जो हैं, दीज 3 डेज, उसमें आप ईयर मार्क कर देंगे इस सब्जेक्ट के लिए। फिर वो डेज अगले 3 दिन मार्क कर देंगे इस सब्जेक्ट के लिए। तो अब आपको पता है आपके 5-6 सब्जेक्ट्स हैं और आपके पास 18 दिन है या 12 दिन है या 15 दिन है, तो उनके अंदर ही वो सारा सब्जेक्ट आपको क्लियर करना है सुबह से शाम तक। तो ये तो हो गया आपके सब्जेक्ट की लिस्टिंग। अब जो है जब सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे, मान लीजिए पहले आप मैथमेटिक्स की तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं पहले, तो अब आप मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स की लिस्टिंग करेंगे, यानी एक सेपरेट रजिस्टर लेंगे, उसको ऊपर लिखेंगे मैथमेटिक्स प्रिपरेटरी लीव्स, और उसके अंदर डेट और टाइम डाल के, हमेशा डेट और टाइम डाल के ही शुरू करना है काम अपना। तो आप उसके अंदर आप सारे सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी उसके अंदर आप लिखोगे अलजेब्रा, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक जो भी आपको फिनिश करने हैं, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी आप देखोगे। तो जो सी भी चीज़ें आपको कवर करनी है, सारी चीज़ें उसमें आप लिखोगे। और फिर कौन सी चीज़ पहले करोगे, तो उसमें आप प्रायोरिटी नंबर दोगे। फिर अप टू बनाओगे,
तो अभी मान लो जैसे 2-3-4 बजे हैं, आप क्या लिखोगे? अप टू 7 PM आई एम गोइंग टू फिनिश मैथमेटिक्स का टॉपिक नंबर 1। अप टू 10 PM आई एम गोइंग टू फिनिश टॉपिक नंबर 2+3 या प्रायोरिटी नंबर 2+3 जिसको हम कहेंगे, प्रायोरिटी डाली है हमने। तो अब मान लीजिए आपने और मैथमेटिक्स के 2 दिन लगाए हैं या 3 दिन लगाए हैं, तो नेचुरली कल का दिन भी है, तो आप फिर आगे क्या लिखेंगे? अगली डेट डाल के अप टू 11 AM ऑन दिस डेट टॉपिक नंबर 4, 5, 6। फिर लिखोगे अप टू 1 PM टॉपिक नंबर 7+8। फिर इसी तरह से शाम तक का, और अगले दिन ये परसों कभी लिख दोगे। यानी जितने भी टॉपिक्स हैं और जितने भी दिन हैं, आपने सारा अपना बना लिया शेड्यूल कि अप टू व्हाट यू आर गोइंग टू फिनिश व्हाट, तो इसको बोलेंगे अप टू शेड्यूल। तो अब आपको पता है कि आपने पूरा अलजबरा जो है आज शाम के 7 बजे तक एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि आपके पास जो है 15-16 टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स में, और आपके पास 2 दिन का टाइम है, तो आप 3-3, 4-4 घंटे से ज़्यादा एक टॉपिक पे दे ही नहीं, तो आपको दिख जाएगा। तो जो स्ट्रेसेस आपको एग्जामिनेशन के लास्ट नाइट के एग्ज़ाम से जस्ट बिफोर आएंगी, वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपका एट द एंड ऑफ ईच जो अप टू शेड्यूल टॉपिक जो आपका थ्रेशोल्ड है वहीं आ जाएगा कि भी आपके पास 3 घंटे और आपको तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म करनी है। तो स्पीड अप करोगे आप, तो जो पॉइंट्स बनाने हैं उसमें पॉइंट्स बनाओ, जो प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन फार्मूले लिखने हैं फार्मूले करो, जो याद करना साथ साथ याद करते रहो। और उसके जो रजिस्टर होगा, जो नोटबुक होगी, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ से आप पढ़ रहे हो, चाहे वो बुक है चाहे आपके क्लास नोट्स हैं, हमेशा क्लास नोट्स को भी अपने पेजेस को नंबर करो ताकि आप उसका रेफरेंस दे सको कि ये जो टॉपिक अलजेब्रिक का है, ये जो इक्वेशन है, ये जो फार्मूला है, ये जो न्यूमेरिकल है, आपने पेज नंबर सच एंड सच, बुक सच एंड सच, प्लस पेज नंबर सच एंड सच आप क्लास नोट्स शीट 1, पेज नंबर सच एंड सच से क्लास नोट शीट 5, 6, 7 जो भी शीट है आपकी, क्योंकि शीट में आप जैसे मैंने उसमें बुक में समझाया है कि आपको 5-5, 6-6 जो सेंट्रल पेज रजिस्टर से निकाल के स्टेपल करके उनकी शीट्स बनानी है। उस शीट्स के अंदर क्लास नोट्स बनाओ जिससे कि आपका पूरा का पूरा रजिस्टर मिसप्लेस भी ना हो सके, गुम भी ना हो सके, और शीट्स जो है सेपरेटली आप हैंडल करो, तो हर सब्जेक्ट की आपके क्लास नोट्स में 5 या 7-8 शीट्स हो जाए, तो वो सिस्टम अच्छा रहता है। तो इस ढंग से हमें हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। और जब आपका हर सब्जेक्ट का और पूरे प्रिपरेटरी लीव्स का एक शेड्यूल बन गया, तो अब आपको चिंता नहीं है। और जहाँ तक बाकी आपका टी टाइम है, जो आपका लंच टाइम है, नहाने का टाइम है, वो सब उसमें शामिल है, अलग से उसे आप मत देना। तो जैसे अप टू आपने 7 PM दिया है, तो आप 5 मिनट के लिए मान लो ताज़ी हवा लेनी है, तो उसी में शामिल है। अप टू 10 PM अगर आपने दिया है, तो उसके अंदर जब भी आपको भूख लगेगी, आपका डिनर टाइम उसके अंदर आ गया है, तो आपको 1-1.5 घंटे पढ़ते हुए जब भी भूख से लगने लगे, तो आप फ़ौरन मम्मी को बोलिए भाई मेरा जो है मम्मी बस अब खाना लगा दीजिए। तो अब आप ये थोड़ा थक गए हैं, आपका डिनर टाइम हो गया है, तो मम्मी ने की टेबल पे खाना लगा देना है, आप जाके फटाक से 15-20-25 मिनट में अपना खाना वाना खा के जो रिलैक्स करना है थोड़ा सा करके फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अप टू 10 PM आपने ये टॉपिक फिनिश करना है, और अभी 8, साढ़े 8 बज गए हैं और आप डिनर ले रहे हो। तो इस ढंग से आपको जो है अपने स्लॉट्स बनाने हैं, और उसके अंदर जो भी नहाने का समय या ब्रेकफास्ट का समय आएगा उसमें उस हिसाब से इंक्लूडेड है, ये सोच के आपने बनाना है और उस हिसाब से ब्रेक देना है। इसमें अगर कोई आपको किसी से हेलो 5 मिनट करनी पड़ती है, कोई घर में गेस्ट आ गया 5 मिनट हेलो करनी पड़ती है, बाहर बालकनी में जाके या नीचे जाके 5 मिनट आपको ताज़ी हवा लेनी है, तो वो सब चीज़ें आपने उसी हिसाब से 5-5, 10-10 मिनट निकालते जाने और अपना कंसंट्रेशन जो है अपने पढ़ाई के दिनों में पढ़ाई पे ही लगाना है। कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं इधर उधर की बाहर की, अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है, टीवी वगैरह नहीं देखना है, वो सब चीज़ें अवॉइड करो, क्योंकि कंसंट्रेशन आपका फुल जो एनर्जी लगनी चाहिए वो स्टडीज़ पे ही लगनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने सारा शेड्यूल बना लिया है, तो अब आपको चिंता नहीं रहेगी, और पेरेंट्स आपको शेड्यूल बनाने में ऐसे ज़रूर हेल्प कर दें जैसे मैंने समझाया है, तो उस ढंग से पेरेंट्स को भी चिंता नहीं रहेगी। तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने ये आर्टिकल दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। और जो दूसरी चीज़ इन्होंने यहीं पे जो दी है कि जो लर्निंग रिलेटेड जो थिंग्स होंगी वो 2030 तक हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, तो ये इसमें जो ईमेल भी दिया है इन्होंने, देखिए letters@hindustantimes.com, तो मैं ये वीडियो उनके पास शेयर भी कर देता हूँ। तो अब जहाँ तक बात ये है कि हमें जो एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म की बात है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात है, इसके बारे में भी मैं दो शब्द यहाँ बोलना चाहता हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी ना हो जाए। कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, नॉर्मली हमारे जहन में होता है कि जो लोग हायर एजुकेशन में जाएंगे उनके बारे में हम बात करते हैं, जो
जो BA MA वगैरह करेंगे। वेयर एज वो सिर्फ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ लोग हैं। बाकी जो 120 करोड़ लोग हैं वो ऑब्वियसली हायर एजुकेशन में नहीं जाएंगे। तो उनको हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलस वगैरह वो सब चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड पीरियोडिक टेबल्स हैं, जो टिश्यूज़ वगैरह हैं ये बॉडी के, वो जो जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो सब चीज़ें हमें सिलेबस में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उनको क्यों पढ़ाना है? जिनको हायर एजुकेशन में जाना है, ट्राई लेना है, वो उनको पढ़ें। तो छठी ये स्टेज पे हमें ऑप्शन दे देनी चाहिए और एक अल्टरनेट लिटरेसी स्ट्रीम का ऑप्शन देना चाहिए कि जो हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हैं, जो सर्विसेज लेंगे बाद में, क्योंकि देखिए आपको जो सब्जी वाला भी चाहिए, आपको सफाई वाले भी चाहिए, आपको आर्म फोर्सेस के सिपाही भी चाहिए, आपको जो है गार्ड्स भी चाहिए, आपको पेट्रोल पंप अटेंडेंट भी चाहिए, आपको PNs भी चाहिए, आपको ढाबे वाले भी चाहिए, हेल्पर्स भी चाहिए, आपको कुक्स भी चाहिए, आपको पान वाला, धोबी वाले, ये सब लोग चाहिए, आपको जो है पोर्टर्स चाहिए, तो आपको रिक्शा वाले चाहिए, आपको ऑटो वाले चाहिए, आपको ड्राइवर चाहिए, तो आपको सफाई वाले चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो यदि आपको चाहिए तो ऑब्वियसली उनको ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मैं देखता हूँ वाइड है कि जब भी एजुकेशन की बात करते हैं और रिफॉर्म की बात करते हैं तो उनके जहन में हमेशा और हमेशा ही हायर एजुकेशन से जो है ना लिंक चीज़ें रहती हैं। तो अब ये समय है कि अगर हमें स्कूल ड्रॉप आउट्स ख़त्म करने हैं तो हमें ये जो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सबको हम सिलेबस में 8वीं 9वीं करनी है, तो ये आपको यही सिलेबस पास करना पड़ेगा, वो ज़रूर हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और एक लिटरेसी स्ट्रीम अगर हम ले आएंगे, जिसको हम बोलेंगे लिटरेसी स्ट्रीम, तो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो बच्चे स्कूल में जाएंगे, बेसिकली हम उनको डिसिप्लिन से बैठना, एक अनुशासन में रहना सिखाएंगे और उनको बेसिक अर्थमेटिक, बेसिक हिंदी, बेसिक इंग्लिश, बेसिक लैंग्वेज से लोकल लैंग्वेज, फिर उनको जो है बेसिक ह्यूमन बॉडी, उनको म्यूज़िक है, आर्ट है, गेम्स हैं, योगा है, मोरल वैल्यू स्टोरीज़ हैं, इसके थ्रू जो है ये सब चीज़ें हम उनको सिखाएंगे और उसके अंदर से हम बेस्ट जो है आर्टिस्ट, बेस्ट प्लेयर्स उनको हम डेवलप करेंगे, क्योंकि उनको एजुकेशन के ऊपर जो है वो सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं पढ़नी। अब जब वो सर्विसेज सेक्टर में आएंगे, एक सब्जी वाला अगर आपको बोलेगा यस सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो इतनी चीज़ें वो सब बोलने लगेंगे। एक रिक्शा वाला भी ऐसे बोलेगा, लैंग्वेज आ जाएगी उसको, हिंदी भी आ गई, लोकल लैंग्वेज भी आ गई, थोड़ी इंग्लिश भी आ गई, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। एक फार्म वर्कर भी ऐसे बोलेगा, एक जो डेली वेज वर्कर भी ऐसे बोलेगा, क्योंकि उन्होंने सबने 10वीं एक लिटरेसी स्ट्रीम में पास कर लेनी है, कोई भी स्कूल ड्रॉप आउट नहीं होगा। तो जितनी भी जो रिमोट एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, जो लेडीज़ भी हैं, वो सब जो है बेसिक एजुकेशन लेंगे, लिटरेसी स्ट्रीम में वो सब कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलस वगैरह उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी बल्कि जो प्रतिभाएँ होंगी, कोई अच्छा पेंटर होगा, कोई अच्छा आर्टिस्ट होगा, अच्छा डांसर होगा, अच्छा सिंगर होगा, वो सब प्रतिभाएँ आप उसमें से निकालोगे और सबको एक अच्छा सिटीजन, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ डाल के और बेसिक डूज एंड डोंट्स, बेसिक डिजीज़ क्या हैं वो सब सिखाओ उनको, कि डेंगू से कैसे बचना है, मलेरिया कैसे बचना है, एड्स क्या है, दूसरी चीज़ें क्या हैं, वो सब चीज़ें जो इस ढंग से उनके अंदर ये मॉरल वैल्यूज़ हम डालेंगे तो एक अच्छे नागरिक बनेंगे। तो ये 2 चीज़ें मैंने इसमें जो है बेसिकली अब ये कवर कर दी हैं। एक तो जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे उनको जो पढ़ाई रिलेटेड स्ट्रेसेस जो होती हैं, चाहे वो 10th में है, चाहे 12th में है, चाहे इवन कॉलेजेस में हैं, तो वो कैसे अपने आप को स्ट्रेसेस को कम कर रखते हुए अपना एजुकेशन स्ट्रीम को पूरा करें, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे लॉ है, चाहे बाकी जो भी हायर एजुकेशन है, वो उनको उन पर स्ट्रेसेस ना हो और वो उनका ब्रेक डाउन ना हो। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे इवन टॉपर्स भी होते हैं वो भी ब्रेक डाउन में रहते हैं और जो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो वो बेसिकली अपनी वैल्यूज़ जो उनके अंदर जो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, ये देखा गया है कि बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चे वो अपने सोशल लाइफ के हिसाब से मिसफिट हो जाते हैं, बिकॉज उनके इतने मेंटल स्ट्रेसेस आ जाते हैं कि वो एट द वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन भी हो जाते हैं कई बच्चे और कई पेरेंट्स भी। तो बहुत सारे ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें कि बच्चों ने कुछ अपने आप को नुकसान भी पहुँचा लिया। तो कम से कम वो अपने स्टडीज़ को इस ढंग से प्लान कर पाएँ कि उनको जो स्टडी रिलेटेड स्ट्रेसेस उनकी ख़त्म हो जाएं। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, तो मेरा ईमेल मैंने उसमें बुक में भी दिया हुआ है, जो कि अमेजन KDP पे अवेलेबल है। आप उसको गूगल सर्च करें, अगर किताब का नाम डालें, छोटी सी बुकलेट है वो, हाउ टू स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन विदाउट फियर एंड स्ट्रेस। तो ये थोड़ा सा लंबा टाइटल है, ये आप इसको गूगल सर्च में डाल लें, वरना ये अमेजन KDP पे है, तो उसको आप ये देखें। ई बुक भी है और उसके अंदर जो है कैसे नोट्स लेने हैं, कैसे आपको जो है ये सारी चीज़ें बनानी हैं, और मेरा ईमेल है भी उसमें लिखा है, मैं बता रहा हूँ
skainial@yahoo.co.in. I repeat, skainial@yahoo.co.in. So I'm available. I will be happy if someone writes to me and asks for the help. I'm a retired person now. I have been a trainer for the aircraft engineers. तो मैं इंडियन एयरलाइंस में, जो कि एयर इंडिया बन गई बाद में, उनका दिल्ली के स्कूल के अंदर जो इंजीनियरिंग ट्रेनिंग स्कूल है उसका ये प्रिंसिपल इंचार्ज भी रहा हूँ। और अपने ज़माने में मैं दिल्ली का जो मिडिल बोर्ड था उसके सेकंड पोजीशन पूरी दिल्ली में मेरी थी। बाद में मैंने दिल्ली का भी से बीटेक में मैकेनिकल किया। तो उसके बाद इंडियन एयरलाइंस में चला गया मैं एज ए ऑफिसर। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये थोड़ी सी बुकलेट लिखी है, और जिसके अंदर ये इस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली एम्फेसाइज किया गया है कि स्ट्रेसेस बच्चों को कैसे ना हो, और कैसे इनको पेरेंट्स हेल्प करें, और कैसे बच्चे अपना शेड्यूल बनाएं, जिसका मैंने नाम दिया है अप टू शेड्यूल। तो अप टू शेड्यूलिंग कैसे करते हैं उसको बना के, और कैसे पढ़ते हैं, और कैसे हम मेमोराइज़ करें, कैसे चीज़ों को प्रैक्टिस करें, वो सब चीज़ें उसमें थोड़ी थोड़ी मैंने ग्लिम्पसेस दिए हैं। तो बाकी आई एम अवेलेबल, मैं उनको फ़ोन पे भी गाइड कर सकता हूँ, और उससे उनको बड़ा फ़ायदा होगा। और फिर दोबारा मैं ये भी चीज़ एम्फेसाइज करूँगा कि जो भी हमारे एजुकेशनिस्ट हैं वो जब भी कोई पॉलिसी बनाएं, जब भी कोई टीवी टॉक दें, जब भी कोई विज्ञान भवन के अंदर बने, उनके माइंड में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये पॉलिसी मैटर हमारा उन लोगों के लिए है जो हायर एजुकेशन में जाएंगे, या उन लोगों के लिए है जो हायर एजुकेशन में नहीं जाएंगे। ये अपने माइंड में ज़रूर रखें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वो जितनी भी पॉलिसी, जितनी भी बातें करते हैं, वो बेसिकली उस हिसाब से बनती हैं जो कि हायर एजुकेशन में बच्चे जो जाने वाले थे उनके लिए होती हैं, और जो हायर एजुकेशन में नहीं जाने वाले होते हैं उनको हेल्प नहीं मिल पाती, और उनके लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए सिलेबस में, वो नहीं बन पाता है। तो अब उनको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, मैं समझता हूँ उनको कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिग्नोमेट्री, उनको जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उनको बॉयल्स लॉ, उनको चार्ल्स लॉज, और उनको जो है ये केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, तो ये सब चीज़ें जो उनको 8th 9th 10th में पढ़ाई जा रही हैं, उनको जो है 22.5 डिग्री का जो है ये एंगल बनाना है ये आपको कंपास से। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे हैं, वो हर एक के पास ऐसी फैसिलिटीज थोड़ी हैं जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, तो उनको घर में गाइड करने वाले भी नहीं हैं, हर जगह उस टाइप के ट्रेन टीचर्स भी नहीं हैं इस टाइप के। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़रूरत नहीं है, जिनको हायर स्टडीज़ में साइंसेज वगैरह में नहीं जाना है उनको फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिग्नोमेट्री और ये सब चीज़ें उनको आगे काम आने वाली है ही नहीं। उन्होंने तो अपना एक लिटरेट सिटीज़न बनने चाहिए, और लिटरेट सिटीज़न बनने के बाद वो जो है एक अच्छा नागरिक बनेंगे, और चाहे वो फिर आर्म फोर्सेस में जाएंगे, चाहे वो जो है ये कोई सर्विसेज वगैरह के सेक्टर में जाएंगे, चाहे वो कोई बेसिक सर्विसेज में कोरियर बॉयज़ का काम संभालेंगे, या सब्जी वाला है, या रिक्शा वाला है, ये सब चीज़ें आपको चाहिए, या तो आपको ये नहीं चाहिए। अब इनके लिए हायर एजुकेशन तो चाहिए नहीं, ये तो है नहीं कि आप BA कराओगे, MA कराओगे, फिर जाके वो सफाई वाले का जॉब करवाओगे उनसे, या उनसे रिक्शा चलवाओगे, और वो सब चीज़ें आपको चाहिए। या तो कहिए कि आपको रिक्शा वाले नहीं चाहिए, ऑटो वाले नहीं चाहिए, ड्राइवर्स नहीं चाहिए, आपको पेट्रोल पंप अटेंडेंट्स नहीं चाहिए, आपको पोर्टर्स नहीं चाहिए, आप बोलिए, आपको आर्म फोर्सेस के सिपाहीज नहीं चाहिए, आपको गार्ड्स नहीं चाहिए, आपको वेटर्स नहीं चाहिए। तो ये सब अगर आपको चाहिए तो नेचुरली उनको BA MA कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, उनको बेसिक लिटरेसी स्ट्रीम से ही काम चलता है। तो इसलिए जिन लोगों ने बेसिक लिटरेसी स्ट्रीम करके ये सब चीज़ें संभाल लेनी है, उनको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए हमें अपना स्ट्रीम, अपना जो सब्जेक्ट्स हैं उसको एक बेसिक लिटरेसी स्ट्रीम के तौर पे तैयार उनको कराना चाहिए, और ऑप्शन देनी चाहिए, इससे इनको ये ना लगे भी हमें हायर एजुकेशन में नहीं जाने दिया जा रहा है। तो 6 लेवल पे, और जो पेरेंट्स ये समझते हैं, जो बच्चे समझते हैं नहीं जी हम तो मेन स्ट्रीम में जाएंगे, तो वो जाएँ, अपना ट्राई करें। 6th 7th 8th में अगर उनको दिखाई देता है कि भाई हम नहीं जा पा रहे, हम नहीं चल पा रहे, हमें ज़रूरत नहीं है, तो उस स्टेज पे वो लिटरेसी स्ट्रीम में आ जाएँ, क्योंकि उस स्ट्रीम में तो आप बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई 8th में भी पैरेलल लिटरेसी स्ट्रीम में आ जाए, 7th में आ जाए, 6th में के बाद किसी टाइम पे भी आ जाए, 9th में आ जाए, 10th में आ जाए, तो वो सब चीज़ें उस हिसाब से वहाँ पे वो ये है कि उसको रेगुलाइज करके, अपने कवर अप करके, और 10th का सर्टिफिकेट या 11th का सर्टिफिकेट उसको उस हिसाब से हम लिटरेसी स्ट्रीम का हम सर्टिफिकेट दे सकेंगे। और उसके बेस पे, और वो अनुशासन से क्लास में बैठना सीखना, वो जो बेसिक हमारा वो चीज़ होती है कि बच्चों को जो पंक्चुअलिटी आ जाए, समय की वैल्यू समझ में आ जाए। फिर छोटे छोटे हम उनके एग्ज़ाम भी लेंगे, तो जिससे कि उनको जो है ये चीज़ों को कैसे ये प्लान करना है, ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी, क्योंकि एग्जामिनेशन का पर्पज़ वो भी होता है। तो सिंपल एग्ज़ाम्स होंगे,
और ऑडियोज़ और वीडियोज़ होंगी, स्टोरीज़ होंगी, उनको मॉरल वैल्यूज़ के लिए, तो इन सब बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए टाइम मिलेगा और वो अच्छे नागरिक बनने में हेल्प करेगा। तो मैं यहीं पे वीडियो को स्टॉप करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा लंबी ना बने और आप इसका फ़ायदा उठाएं। आशा है आपको इसका ये फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और आप लोग इसका पूरा बेनिफिट उठाएं। एंड मुझे खुशी होगी अगर मैं कुछ इसमें आगे फर्दर आपको गाइड कर सकूं। तो मेरा ईमेल फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, skainial@yahoo.co.in। आई रिपीट, skainial@yahoo.co.in। थैंक यू वेरी मच।